अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? लेक्चर नज़र आ रहा है आपको? Yes, ma'am.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आवाज आ रही है। आ रही है? स्टूडेंट, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। मेरी आवाज आ रही है सबको? एंटी फंगल ड्रग्स कौन बताएगा मुझे? मैम इसमें फ्लूकोनाजोल आ जाती है, कीटोकोनाजोल आ जाती है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैम क्लोट्रीमाजोल आ जाती है, ठीक है। और माइकोनाजोल। ठीक है। ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीटोकोनाजोल? Ma'am, female-like characteristics in males and irregular menstrual cycle in females. ठीक है, शाबाश। और ब्रेस्ट स्वेलिंग, इम्पोर्टेंस वगैरह भी है मैम इसके साइड इफेक्ट्स। ठीक है। ओके, आज स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मैम 20? असेसमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। जी असेसमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। बच्चे, जो भी है असेसमेंट्स अगर ज्यादा भी हो गई हैं तो क्या आपने क्लासेस अटेंड नहीं करनी? मैम ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं, ये 22 स्टूडेंट्स हैं, बस इन्हीं की मैंने आज प्रेजेंट मार्क करनी है, बाकी सबको मैंने एब्सेंट कर देना है। आप लोगों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि अगर ऑनलाइन चल रहा है तो उसमें आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओके, टुडेज और लेक्चर इज अबाउट एंटी मलेरियल्स, एंटी प्रोटोजोल एंड एंटी हेलमिंथिक एजेंट्स। ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ, बिस्मा आमिर अभी बात करी थी, आंसर करी थी ना, आप मुझे ये बताओ कि यस मैम। व्हाट आर द डिफरेंट मलेरियल पैरासाइट्स? मलेरियल पैरासाइट्स जो है उनकी कितनी टाइप्स होती हैं? ये तो एफएससी का क्वेश्चन है ना। मैम इस टाइम तो नहीं है माइंड में, बिल्कुल भी लेकिन नहीं है पढ़ा माइंड में। जरूर हुआ है। ओके। यस मैम। एंटी मलेरियल्स के बारे में जब भी आपने डिस्कस करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मलेरियल पैरासाइट्स कौन से होते हैं, एंड दे आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट आर वाइवेक्स, ओवेल, फेल्सीपैरम एंड मलेरी। ओके। एंटी यस मलेरियल्स, मैम। एंटी प्रोटोजोल्स एंड एंटी हेलमिंथिक एजेंट्स जब भी आपने डिस्कस करने हैं, आपको उसके इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स पता होने चाहिए जिसके अगेंस्ट हमने ये ड्रग्स इस्तेमाल करनी है, पढ़नी है। ठीक है, इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको ऑर्गेनिजम्स का पता होगा। ठीक है। Okay, now what are protozoal infections? They are parasitic protozoa live on or in or on humans. ठीक है। They are of different types: malaria, leishmaniasis, amoebiasis, giardiasis and trichomoniasis. ठीक है। इसमें जो ट्राइकोमोनियासिस है, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के तौर पे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसी तरह जो अमीबियासिस, जियार्डियासिस है, ये डायरिया कॉज करते हैं। ठीक है। लिश्मीनिया एक स्पेसिफिक टेरिटरी में, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में होता है। ठीक है। और मलेरिया जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा कॉमन इन्फेक्शन है। ठीक है। और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन पाकिस्तान। ठीक है। अब जो डेंगू फीवर है, ऑब्वियसली ये भी क्या है, मॉस्किटो बाइट से ही होता है। ठीक है। तो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में क्या क्या आता है? मलेरिया, लिश्मीनियासिस, अमीबियासिस, जियार्डियासिस। अब इसके इस लेक्चर से भी रिलेटेड जो वो होंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें यही पूछा जा सकता है आपसे कि
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोल इन्फेक्शंस के बारे में, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज होती हैं, ठीक है। Malaria basically caused by the bite of an infected adult mosquito and can also be transmitted by infected individuals via blood transfusion. Congenitally भी ये ट्रांसमिट होता है, and via infected needles by drug abusers, ठीक है। अब अभी तक आपको सिर्फ यही माइंड में होगा कि मलेरिया जो इन्फेक्शन होता है दैट इज ओनली बाय द मॉस्किटो बाइट। इसके अलावा ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन भी है, कि अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हुआ हुआ है या उसको इन्फेक्शन हुई हुई है मॉस्किटो बाइट से, और अगर उससे आप उस पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं टू अनदर पर्सन, ठीक है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा ये कॉन्जेनिटली भी ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द मदर टू द बेबी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड वाया इन्फेक्टेड नीडल्स बाय ड्रग अब्यूजर्स, ठीक है। ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो ब्लड बॉर्न डिजीज के तौर पे एक्ट करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से किसी दूसरे पर्सन को हो सकता है। और इसके अलावा आईवी जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, अगर वो कोई इन्फेक्टेड नीडल्स यूज कर लेते हैं तो उससे भी मलेरिया कॉज हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पैरासाइट? द पैरासाइट इज बेसिकली प्लाज्मोडियम, ठीक है। दिस पैरासाइट बेसिकली हैविंग 2 साइकिल्स, ठीक है। एक सेक्सुअल साइकिल है जो कि मॉस्किटो में होता है, अनदर इंपॉर्टेंट साइकिल इज एसेक्सुअल साइकिल दैट अकर्स इन द ह्यूमन, ठीक है। बस अगर आपको इतना भी इसका पता होगा कि इसका लाइफ साइकिल जो है इट इज बेसिकली comprises of 2 cycles, sexual and asexual, and basically we are studying here anti-malarial drugs which acts on asexual cycle in the humans, ठीक है। हम जो anti-malarial drugs देते हैं वो basically humans को देते हैं, human beings को, जिनमें मलेरिया इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें asexual cycle चल रहा होता है। Another important thing here is when asexual cycle occurs in the humans, they are of 2 phases. एक वो फेज होता है सेक्सुअल साइकिल का जो कि एक्सो एरिथ्रोसिटिक फेज होता है, जो आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके आउटर होता है, आउटसाइड द आरबीसीज होता है, एंड अनदर फेज इज एरिथ्रोसिटिक फेज जो कि इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जी जी मैम, हम इन्हें सेक्सुअल और सेक्सुअल किस बेस पे कह रहे हैं, कैसे क्या क्यों कह रहे हैं? बच्चे, ये लाइफ साइकिल जो है ये एफएससी में भी आपने पढ़ा होगा, ये एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है बेसिकली मॉस्किटो का, कि जो एक पूरा एक लाइफ टाइम में ये अपना साइकिल कंप्लीट करता है। इसमें जो सेक्सुअल साइकिल होता है ऑब्वियसली मॉस्किटो का वो मॉस्किटो के अंदर ही होगा, टेक प्लेस होगा, ठीक है। जो एसेक्सुअल साइकिल होता है वो ह्यूमंस में होता है, ठीक है। ओके, एसेक्सुअल साइकिल में जो अब 2 फेजेस हैं। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के हैं वो क्या हैं, कि मलेरिया जो एंटी मलेरियल ड्रग से रिलेटेड आपसे वाइवा में अगर पूछा जाएगा तो मलेरियल पैरासाइट की एक तो स्पीशीज पूछी जाएंगी, फॉर 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इनके जो बॉडी में ह्यूमन बॉडी में जो साइकिल होता है दैट इज एसेक्सुअल साइकिल, ठीक है। एंड हाउ एंटी मलेरियल ड्रग्स एक्ट्स ऑन द पैरासाइट, ठीक है, जब एंटी मलेरियल ड्रग्स आप देते हो पेशेंट को। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जब एसेक्सुअल साइकिल हो रहा होता है ह्यूमन बीइंग में तो उसके भी 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। 1 फेज इज इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स एंड द सेकेंड फेज इज आउटसाइड द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो एसेक्सुअल साइकिल इटसेल्फ हैज 2 फेजेस। अब जो बेसिकली इस यहाँ पे इन 2 फेजेस को बताने का मकसद क्या था, कि जो एक्सोएरिथ्रोसिटिक फेज होती है, आरबीसीज के रेड ब्लड सेल्स के बाहर की जो फेज होती है उसके लिए ड्रग्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स, और जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर का फेज होता है इसका, उसकी जो ड्रग्स होती हैं एंटी मलेरियल वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो मेन जो पर्पस था यहाँ बताने का वो ये था। नाउ we are going to study this anti-malarial agents. Basically, anti-malarial agents attack the parasite during the asexual phase when it is vulnerable, ठीक है। vulnerable का मतलब है कि जो वो disease cause कर सकता है human में, तो वहां पे anti-malarial agents जो हैं यूज करवाए जाते हैं। अब जो एरिथ्रोसिटिक फेज ड्रग्स होती हैं दैट आर क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, क्विनीन एंड मेफ्लोक्वीन, ठीक है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि जब आरबीसीज के रेड ब्लड सेल्स के अंदर का जो फेज होता है मलेरियल पैरासाइट का, ये उन पे एक्ट करती हैं जाके, मींस कि ये आरबीसीज के अंदर जाके एक्ट करती हैं। और एक्सोएरिथ्रोसिटिक फेज ड्रग में जो आती है दैट इज प्रामाक्विन, ठीक है।
एंड समटाइम्स दे बोथ आर यूज साइनर्जिस्टिकली, ठीक है, दोनों जो है वो कंबाइनली भी यूज करवाई जा सकती हैं. नाउ एंटी मलेरियल जो ड्रग्स हैं इनका व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस इज द मेन थिंग. ठीक है, किसी भी ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो उसकी मेन चीज होती है कि वो किस तरह एक्ट करता है ऑन द पैरासाइट, ऑन द ऑर्गेनिज्म. एंटीबायोटिक्स को ले लें, ठीक है, वो किस तरह बैक्टीरियाज पे एक्ट करते हैं. एंटीवायरल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि वायरसेस पे किस तरह से एक्ट करती हैं एंटीवायरल्स. ठीक है, तो एंटी मलेरियल्स जो ड्रग्स होती हैं दे बेसिकली बाइंड टू न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड इंटरफेयर विद द प्रोटीन सिंथेसिस. मींस ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है पैरासाइट का उसको जाके बाइंड कर जाती है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज उसको पैरासाइट को ये उसके प्रोडक्ट्स बनाने नहीं देती. ठीक है, पैरासाइट सस्टेनिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको प्रिवेंट करती हैं, पीएच को ऑल्टर कर देती हैं जिसकी वजह से पैरासाइट सर्वाइव नहीं करता. And also it interferes with the parasite's ability to metabolize and use erythrocyte hemoglobin. ठीक है, another important, very very important thing is जब पैरासाइट आरबीसीज के अंदर अपना वो फेज कंप्लीट कर रहा होता है तो वो बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मेटाबोलाइज भी होता है और हीमोग्लोबिन को भी यूज करता है. तो इसकी उस एबिलिटी को भी इंटरफेयर कर देती हैं ये ड्रग्स जो कि क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है. दीज आर द ड्रग्स बेसिकली विच एक्ट्स ऑन द एरिथ्रोसिटिक फेज. ठीक है, they are also effective only during the erythrocytic phase. Okay, another important drug is quinine and mefloquine, the same effects. ठीक है, erythrocytic effect है इनका भी, RBCs के अंदर इसका भी effect होता है. They also alter within the parasite, interfere with the parasite's ability to metabolize and use erythrocyte hemoglobin. ठीक है, and it is also effective only during the erythrocytic phase. अभी तक यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आई तो मुझे बता दें ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ. समझ आ गई यहाँ तक सबको? मैम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिपीट कर दे. बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ भी नहीं है इसका. इसमें होता क्या है, एंटी मलेरियल एजेंट्स में ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं टू द पैरासाइट न्यूक्लियोप्रोटीन्स. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ जाके बाइंड करते हैं, इंटरफेयर करते हैं विद द प्रोटीन सिंथेसिस. एक ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. अनदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इट प्रिवेंट्स द पैरासाइट सस्टेनिंग सब्सटेंसेस जो वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं पैरासाइट्स. ठीक है, टॉक्सिक प्रोडक्ट समझ लें जिससे बॉडी को फिर हार्म होता है. ठीक है, फीवर कॉज करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं, एंडोटॉक्सिन्स बनाते हैं. ठीक है, जिससे पेशेंट फेब्राइल हो जाता है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है. इनका एक ये भी होता है कि ये जो हिस्टामिनिक इफेक्ट्स करते हैं कि पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा शिवर करना शुरू कर देता है. मलेरिया जो फीवर होता है उसको बेसिकली आप डायग्नोज ही हिस्ट्री पे करते हो. जब पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, कभी बहुत कम आपने देखा होगा कि मलेरिया का टेस्ट करवाया जाए. ठीक है, डेंगू फीवर का जरूर टेस्ट करवाया जाता है, बट मलेरिया का एक जो कॉमन एक इन्फेक्शन होता है, आपको पता है ये जो समर और विंटर के दरमियान का एक फेज आता है जिसमें मॉस्किटो बाइट्स के बहुत सारे केसेस आते हैं. तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को हिस्ट्री पे ही डायग्नोस कर लिया जाता है. फीवर विद शिवरिंग के साथ पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे बुखार के साथ सर्दी लगती है. अब ये जो सिम्टम्स आते हैं दैट आर बेसिकली बाय दिस पैरासाइट, जब वो अपने जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाता है. तो एंटी मलेरियल ड्रग्स को देने का मकसद क्या होता है कि वो उसके जो सस्टेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको प्रिवेंट करता है. ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं एंटी मलेरियल जो एजेंट्स होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं पीएच को. ठीक है, यानी कि फेवरेबल पीएच नहीं रहती जिसकी वजह से सर्वाइवल पैरासाइट का नहीं होता. अनदर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज it interferes with the parasite's ability to metabolize and use erythrocyte hemoglobin. Obviously जब वो RBCs के अंदर जाएंगे तो वो RBCs की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी हीमोग्लोबिन को यूज करेंगे न्यूट्रिशन के तौर पे. ठीक है, तो इस चीज को भी प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ठीक है, अब ये जो सेकंड क्विनीन एंड मेफ्लोक्विन है इसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. एंड दिस इज प्राइमाक्विन. ठीक है, व्हाट इज प्राइमाक्विन? प्राइमाक्विन का एक्सोएरिथ्रोसाइटिक ड्रग है. ये बेसिकली बाइंड एंड ऑल्टर करती है डीएनए को. ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स के बाहर अगर मलेरिया पैरासाइट होता है तो ये वहां जाके एक्ट करती है ये ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग, और ये क्या करती है डीएनए पे जाके एक्ट करती है, बाइंड कर जाती है और ऑल्टर कर देती है उसको. ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्लिंडामाइन्स. ये जो है वो अदर एंटीबायोटिक्स हैं, इनको हम कॉम्बिनेशंस में देते हैं समटाइम्स विद एंटी मलेरियल ड्रग्स. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फेक्शन. समटाइम्स क्या होता है एंटीबायोटिक्स को साथ क्यों दिया जाता है कि वैसे तो प्रोटोजोल इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा होता है, बट सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर कुछ हो रहे हैं बॉडी के अंदर तो एंटीबायोटिक्स उसको कवर कर लेती हैं. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स के तौर पे भी
ये यूज करवाई जाती है एंटी मलेरियल्स अलोंग विद दिस सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक पेशेंट आपके पास आया है, वो मलेरिया का पेशेंट, लेकिन वो ये एंटीबायोटिक्स भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो आपने बीइंग अ डॉक्टर क्या करना है, क्या आप इन एंटीबायोटिक्स को डिसकंटिन्यू कर दोगे? ठीक है, अगर आपको ऑप्शन से चाहते हैं कि आप इनको डिसकंटिन्यू कर दोगे इन एंटीबायोटिक्स को, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन के तौर पर भी यूज करवाए जा सकते हैं विद एंटी मलेरियल्स। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आर द ड्रग इफेक्ट्स? Antimalarials kill the parasitic organisms. Chloroquine and hydroxychloroquine also have anti-inflammatory effects. ठीक है, this is very very important point here कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स में, मैं आपको नीचे ऑप्शंस दे देती हूँ कि दैट आर प्राइमाक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन एंड क्विनिन। ठीक है, तो इनमें कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स वाली ड्रग्स हैं? तो दैट आर क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो आपको पता है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, तो क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द थेराप्यूटिक यूजेस? ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस क्या होते हैं कि जब कोई डिजीज हो जाती है और उसको हम लोगों ने उस डिजीज को इनहिबिट करना है, या उस डिजीज के जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उससे रिलीफ के लिए जो हम पेशेंट को जो डोज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज थेराप्यूटिक डोज। जी जी, मैम अभी आपने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बताया था, वो मैं लिख नहीं पाई, एक दफा दोबारा बता दें वो। कौन सा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस anti-inflammatory effects यस, of ये एंटी these drugs? मलेरियल के साइड इफेक्ट्स में बताया था अभी। Basically, all anti-malarial drugs are like primaquine है, quinine है, hydroxychloroquine है, and this is chloroquine। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि which are the two drugs, anti-malarial drugs which are also having anti-inflammatory effects। ठीक है, तो anti-inflammatory effects वाली ये दो drugs हैं, chloroquine and hydroxychloroquine। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। ओके। नाउ थेराप्यूटिक यूजेस के लिए आप इनको यूज करते हैं, यूज टू किल प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिजम्स, द पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया। द ड्रग्स हैव वेरिंग इफेक्टिवनेस ऑन द डिफरेंट मलेरियल ऑर्गेनिजम्स। Some agents are used for prophylaxis against malaria. Now tell me why we are giving this drug as a prophylaxis. कौन बताएगा मुझे? What is prophylaxis? पहले मुझे ये बताओ। In order to prevent the disease, ठीक है, in order to उसको prevent the सर्जरी disease। से पहले देंगे disease को prevent पहले करने से ही, ठीक है, वेरी नाइस कि इसको आप पहले से ही बिफोर, करने के लिए। शाबाश, कि आप पहले ही दे देते हैं, लेकिन आप देंगे क्यों? किन पेशेंट्स में आप प्रोफाइलेक्टिकली देंगे? मुझे बता सकता है कोई बच्चा? जल्दी से बताओ। मैम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में दे मुझे सकते लग हैं रहा है कि जिनको चांसेस जिनमें हैं चांसेस मलेरिया होंगे डेवलप हो कि सकते डिजीज हैं। होने के, तो उनमें बच्चे हमने वो देंगे कौन जैसे से, हमने कब होंगे चांसेस? यही तो पूछ रही हूँ, वो तो मुझे पता चल गया ना कि चांसेस जिसमें होंगे उसी को ऑब्वियसली मिलेगी मैम जो प्रोफाइलेक्टिक। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होंगे, और इसके अलावा दिमाग जो पे जोर कैरियर दो। हो, मैम जिन्हें सूट नहीं करेगी। और जो कैरियर हो, और मैम जो है वो सर्जरी से पहले भी दे सकते हैं। क्यों? सर्जरी मलेरिया कर देगी? मैम जिनके जेनेटिक्स में भी हो। नहीं, आपने अभी गौर नहीं किया इस बात पे, मैंने आपको शुरू में ही बताई है ये बात। आप बेसिकली ये देखते हो कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है, जैसे फर्ज करो कि ये जो मलेरिया है ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्लेयर हुआ है। मैंने आपको सीजन बताया ना कि समर और विंटर के दरमियान का सीजन होता है जिसमें मॉस्किटो बाइट्स के बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बाहर अब्रॉड से पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है या किसी ऐसे कंट्री में ट्रैवल कर रहा है जहां पे मलेरिया का पेंडेमिक है, ठीक है, या वहां पे मलेरिया बहुत कॉमनली आप ये समझ लो कि पाया जाता है, तो उस पेशेंट को आप बिफोर हैंड एंटी मलेरियल प्रोफाइलेक्टिकली दे दोगे कि अगर इसने वहां ट्रैवल करना है उस एरिया में, उस ज्योग्राफी में कि जहां पे मलेरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आप उसको प्रोफाइलेक्टिकली दे दोगे। ठीक है, फिर ऐसे पेशेंट को आप दे दोगे कि जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, ठीक है, लेकिन जिसका आपने ब्लड लिया, पहले आपको ये पता नहीं चल सका कि उसको मलेरिया था, लेकिन अचानक उसमें डायग्नोज हो गया। अब जिस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, अगर उसमें भी सिम्टम्स नहीं भी अपीयर हुए तो आप उसे प्रोफाइलेक्टिकली दे दो। ठीक है, समझ आ गई? आईवी ड्रग अब्यूजर्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, वो जो कंटामिनेटेड नीडल्स यूज करते हैं, आप उनको दे सकते हो। आवाज आ रही है मेरी सबको?
यस मैम आ रही है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स यहाँ पे लेक्चर में होते हैं, जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे होते हैं, उससे ही रेलेवेंट होगा कोई भी सिनेरियो अगर दिया जाएगा तो। ठीक है, okay, another important, very important thing here is chloroquine is also used for rheumatoid arthritis and lupus arthritis. What is lupus? कोई बता सकता है मुझे lupus किसे कहते हैं? मैम ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर बॉडी के जो सेल होते हैं ना वो खुद को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं, मतलब होस्ट के सेल्स है ना उन्हीं के खिलाफ मैम एंटीबॉडी ये जिसमें बॉडी बटरफ्लाई रैश, हाइपरएक्टिव हो जाती है मैम। डिफरेंट बॉडी के शाबाश ऑर्गन शाबाश, डैमेज ठीक है, क्रिएट इसमें करते हैं। बटरफ्लाई रैश होता है। अच्छा, ये जो हफ्सा बच्ची बता रही, माहीन ये भी ठीक बता रही है। बेसिकली ल्यूपस, व्हाट इज ल्यूपस? दिस इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, SLE। ठीक है, इट इज वेरी आप ये समझ लो लीथल डिजीज है, फैटल डिजीज है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फीमेल्स में होती है, ऑटोइम्यून डिजीज है। अब व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोक्वीन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस? इन दो कंडीशंस में क्लोरोक्वीन को क्यों सजेस्ट किया जाएगा कि हम इस्तेमाल करवाते हैं, क्यों? व्हाट इज इट्स इफेक्ट? बेसिकली एक तो इसका एंटी मलेरियल इफेक्ट है, एंड द सेकंड इफेक्ट इज मैम एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेटरी। इफेक्ट है। वेरी नाइस। ठीक है, ड्यू टू इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स। बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज में होता क्या है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट क्या करता है, इम्यूनिटी शो करता है। ठीक है, तो हमने जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, उसको इनहिबिट करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी होती है, एंड क्लोरोक्वीन हैज अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई क्लोरोक्वीन इज आल्सो यूज्ड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस। नाउ अ सिनेरियो विल कम के अ पेशेंट केम टू यू, ठीक है, एंड उसके वो जो पेशेंट है उसको हम कौन सी, या एक रूरल एरिया में कोई BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट है, ठीक है, वहां पे वो पेशेंट आया है। ठीक है, एंड ही और शी इज डायग्नोज्ड केस ऑफ SLE। ठीक है, और आपकी फार्मेसी में सिर्फ एंटी मलेरियल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस? या कोई ऐसी ओल्ड एज की फीमेल आ गई है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, और उसकी जो डिजीज है फ्लेयर अप हुई हुई है, उसको बहुत ज्यादा बोन पेन्स है, जॉइंट पेन्स हैं, और आपकी फार्मेसी में आप एक रूरल एरिया में बैठे हुए, एक देहाती इलाके में बैठे हुए, जहाँ पे एक छोटा सा BHU आप रन कर रहे हो, तो वहां पे आपके पास सिर्फ एंटी मलेरियल्स वो ड्रग्स हैं जो कि बहुत कॉमनली हर जगह पाई जाती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत इजीली अवेलेबल है। तो उसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है कि आप उसकी उस कंडीशन को इनहिबिट करने के लिए, या आप उसको उस कंडीशन को आप ये कह सकते हो कि फ्लेयर जो उसका आया हुआ है उसको इनहिबिट करने के लिए दे सकते हो? तो अब द आंसर इज क्लोरोक्वीन। ठीक है, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स को इन कॉम्बिनेशन विद एंटीबायोटिक्स भी यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रख लेने। ठीक है, okay, now what are the side effects of anti-malarials? They are basically nausea, vomiting, diarrhea, anorexia, and abdominal pain. Now comes the anti-protozoals. ठीक है, एंटी मलेरियल्स हो गई, इसमें कोई डाउट, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम? जो मेन आपने ड्रग्स याद रखनी है वो यही 4 ड्रग्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, दैट आर दीज क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, क्विनिन, मैफ्लोक्वीन। ठीक है, these are erythrocytic phase drugs। ठीक है, erythrocytic phase drug is primaquine। ठीक है, these are all the drugs। ठीक है, now the next class of drugs is antiprotozoals। ठीक है, एंटीप्रोटोजोल्स में जो ड्रग्स आती हैं, आपने देखा होगा फ्लैजिल एक ऐसी ड्रग है जो कि बहुत कॉमनली यूज करवाई जाती है, डायरिया के पेशेंट्स आ जाए, मीबीएसिस, JIDSIS। ठीक है, इसमें ये फ्लैजिल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करवाई जाती है। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल है। ठीक है, इसी तरह जो फर्स्ट पे लिखी हुई है मैपरोन, दैट इज एटोवाक्यून। ठीक है, फिर पेंटामिडीन है, दीज आर ऑल द ड्रग्स। फिर पेरोमोमाइसिन है। ठीक है, दीज आर ऑल द ड्रग्स, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं। ओके, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में मीबीएसिस है, JIDSIS, नीमोसिस्टोसिस है, टोक्सोप्लाज्मोसिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। नाउ व्हाट आर द बेसिकली रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटोजोल इन्फेक्शंस? Protozoal infections can be transmitted from person to person, ingestion of contaminated water or food, direct contact with the parasite or insect bite. इन सारे रूट से प्रोटोजोल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एंटी प्रोटोजोल्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज दिस मैपरोन। ठीक है, मैपरोन या एटिवाकोन जो है दैट इज प्रोटोजोल। बेसिकली इसका रोल क्या है, इसका एक्शन क्या है? ये बेसिकली
जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको उसकी इनहिबिशन कर देती है ये एंटी प्रोटोजोल ड्रग, ठीक है। बेसिकली प्रोटोजोल एनर्जी कम्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड एटोवाकोन क्या करती है, सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इन दिस वे नो एनर्जी लीडिंग टू सेलुलर डेथ, दैट्स इट। जो इंपॉर्टेंट है इसमें दैट इज मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल के बारे में आपसे क्यों पूछा जाएगा बहुत कॉमनली, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमनली यूज ड्रग नाउअडेज, ठीक है। हर किसी को पता है कि अगर डायरिया है या किसी किस्म का कोई जीआई डिस्टर्बेंस है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन है, तो लोग फ्लैजिल ले लेते हैं, ठीक है। फ्लैजिल में क्या होती है, मेट्रोनिडाजोल। Basically, what is the role of metronidazole? It causes disruption of DNA synthesis as well as nucleic acid synthesis, ठीक है। बैक्टीरियासाइडल होती है, मीबीसाइडल होती है, ट्राइकोमोनिसाइडल होती है, ठीक है। तो ये डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है ये ड्रग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट किस किस के ट्रीटमेंट में यूज होती है, ट्राइकोमोनियासिस, अमीबिक डायसेंट्री आपने पढ़ी होगी, ये जो अमीबिक इन्फेक्शन हो जाता है, मीबिएसिस हो जाता है जिसमें बहुत सिवियर ट्रैवलर्स डायरिया भी आता है इसमें, जिसमें आप बहुत ज्यादा सिवियर डायरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। और इसके अलावा अगर तो उसको ट्रीट नहीं किया जाता टाइमली तो ब्लडी डायरिया भी हो जाता है। ब्लडी डायरिया इज बेसिकली डायसेंट्री, ठीक है। जार्डियासिस के लिए metronidazole is very effective. Anaerobic infections, antibiotic associated pseudomembranous colitis, this is basically the condition जब आप बहुत ज्यादा excessively कोई पेशेंट एंटीबायोटिक्स यूज कर लेता है तो क्या होता है कि एक कॉलन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, दैट इज सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो मेट्रोनिडाजोल इज आल्सो इफेक्टिव इन दिस कंडीशन, ओके। Other drugs, other anti-protozoal drugs are pentamidine, ठीक है, inhibit DNA and RNA, binds to and aggregates ribosomes, ठीक है, and directly lethal to Pneumocystis carinii infection। कोई मुझे बता सकता है Pneumocystis carinii infection हमने पहले भी कहीं पढ़ा? What is Pneumocystis carinii infection? Secondary to which infection होता है ये? किन पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन होता है? मैम एड्स के पेशेंट में। वेरी नाइस, कौन बच्ची है ये, क्या नाम है आपका? रूज फातिमा। ओके। एड्स के पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है, और जो मोस्ट कॉमन सेकेंडरी लंग इन्फेक्शन होता है ना, कि जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज होने की वजह से उस पेशेंट को हो जाता है, दैट इज नीमोसिस्टिस कैरिनाई, ठीक है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। तो उसमें जो इफेक्टिव ड्रग है दैट इज पेंटामिडीन, ठीक है। Basically, what is the effect of pentamidine? It inhibits the glucose metabolism, protein and RNA synthesis and intracellular amino acid transport. ठीक है, ओके। अदर एंटी प्रोटोजोल्स ड्रग्स में आइडोक्विनोल है जो ल्यूमिनल और कॉन्टैक्ट अमीबीसाइड के लिए होती है। ये बेसिकली क्या करती है, प्राइमरीली इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट में किल कर देती है प्रोटोजोआ को, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है इसमें से वो मैंने आपको बता दी है। अब अनदर इंपॉर्टेंट एक मैंने आपको एंटी प्रोटोजोल्स में से कहा है कि आपको याद होनी चाहिए मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज दिस पेंटामिडीन, ठीक है, बिकॉज इसका एक इफेक्ट ये भी है कि नीमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया में भी बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट ड्रग एंटी प्रोटोजोल ड्रग इज पैरामोमाइसिन, ठीक है। पैरामोमाइसिन का बेसिकली जो इसका होता है इफेक्ट वो बेसिकली अमीबियासिस में ही होता है, किल कर देती है ये भी ड्रग अमीबिक डिसेंट्री अगर पेशेंट को जाती है बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। बट द अनदर इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इज इट इज आल्सो यूज्ड एज एन एडजुवेंट थेरेपी इन द मैनेजमेंट ऑफ हेपेटिक कोमा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पैरामोमाइसिन है बेसिकली इसका जो मेन इफेक्ट है वो अमीबियासिस में है, बट द अनदर इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इज इन द मैनेजमेंट ऑफ हेपेटिक कोमा, ठीक है। हेपेटिक कोमा के मैनेजमेंट में इस ड्रग को भी इस्तेमाल करवाया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? अगर साइड इफेक्ट्स एक एक ड्रग के आप अलग अलग सेपरेटली करते हो तो दिस इज वेरी गुड, ठीक है। जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, ये तो कॉमन ही है सब में, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल का अनदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स है। इसी तरह आइडोक्विनोल का जो है ग्रैनुलोसाइटोसिस है। And the other side effects are pentamidine bronchospasm कर देती है। What is bronchospasm? मैम ब्रोक्यूल्स जो होते हैं ना वहाँ पे वो स्पैज्म प्रोड्यूस कर देते हैं। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ब्रोंकियल्स की जो है ना वो नैरोइंग हो जाती है।
शाबाश, नैरोइंग हो जाती है, मसल्स का स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है। ल्यूकोपीनिया क्या है? low white blood cell White blood count. cells deficiency. शाबाश, व्हाइट ब्लड सेल कम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हो जाते हैं। शाबाश, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कर देती है, acute pancreatitis, acute renal failure and increased liver function studies। ठीक है, तो these are all the facts। अब इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि which anti protozoal drug cause bronchospasm। ठीक है, तो वो क्या है, पेंटामिडीन है। व्हाट इज द अदर इफेक्ट ऑफ पेंटामिडीन? पेंटामिडीन का और इफेक्ट क्या है एंटी प्रोटोजोल ड्रग के अलावा? bronchospasms, leukopenia, thrombocytopenia बच्चे और ये तो साइड इफेक्ट्स हो गए pancreatitis ना में भी दे एंटी सकते हैं। प्रोटोजोल इफेक्ट के अलावा। इसका अनदर इफेक्ट क्या है बॉडी पे, किस इन्फेक्शन के अगेंस्ट? न्यूमोसिस्टिक कैरिनाइटिस। ठीक है, निमोसिस्टिस कैरिनाई के अगेंस्ट। पैरामोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है? नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड स्टमक क्रैम्प्स। ठीक है, अनदर इफेक्ट ऑफ पैरामोमाइसिन, इट इज आल्सो यूज्ड इन हेपेटिक कोमा। ठीक है, ठीक है, तो जो इनकी डिफरेंट चीजें हैं, जो इनकी आप ये समझ लो कि अदर इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी आपको याद होने चाहिए। नाउ अनदर ग्रुप ऑफ क्लासेस एंटी हेलमिंथिक्स। ठीक है, एंटी हेलमिंथिक्स में अब आपने जो याद रखना है, दैट इज दिस डाई इथाइल कार्बामेजीन एंड मेबेंडाजोल, दैट इज वर्मॉक्स। एंटी हेलमिंथिक्स क्या होते हैं? ये जो एब्डोमिनल वर्म्स हो जाते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, फ्लूक वर्म्स होते हैं, ये जो पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है, दैट इज हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। ठीक है, एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट द पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन, helminthic infections. Unlike protozoa, helminths are large and have complex cellular structures. ठीक है, and the drug treatment is very specific. सबसे पहले एंटी हेलमिंथिक ट्रीटमेंट शुरू करवाने से पहले हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री लेना और उसके बाद आइडेंटिफाई करना पॉजिटिव वर्म को, कि कौन सा वर्म इन्फेक्शन है, स्पेसिफिकली डन बाय फाइंडिंग द पैरासिटिक ओवा और लार्वा इन द फीसेस, यूरिन, ब्लड, स्पूटम और टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले आपने डायग्नोस करने हैं कि आइदर दे आर टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स और फ्लूक्स। ठीक है, और फिर आपने उसकी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? अगर एक एक ड्रग को देखा जाए तो डाई इथाइल कार्बामेजीन का इफेक्ट क्या है? इट इनहिबिट्स द रेट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इसी तरह जो थायाबेंडाजोल है, इनहिबिट द हेलमिन स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, अदर ड्रग्स, एंटी हेलमिंथ ड्रग्स किस तरह क्या करती हैं, किस तरह से इनहिबिट करती हैं हेलमिंथ इन्फेक्शन को? ब्लॉक्स एसिटाइलकोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिजल्टिंग इन पैरालिसिस ऑफ वर्म्स व्हिच आर देन एक्सपेल्ड थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, वर्मॉक्स तो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करवाई जाती है ड्रग, बच्चों में भी बड़ों में भी। मेबेंडाजोल होती है, ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग के तौर पे किस तरह से दी जाती है? बच्चों में एक छोटा सा सिरप होता है वर्मॉक्स का, जो कि मदर्स को कहा जाता है। एक मदर आपके पास आती है, अब ये सिनेरियो आपको बता रही हूँ कि मदर केम टू यू इन इमरजेंसी, यू आर द डॉक्टर अपॉइंटेड देयर। ठीक है, और आपको वो आके बताती है कि उसके जो बच्चा है, जब भी वो स्टूल पास करता है उसमें वर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आपने उसको एंटी हेलमिंथिक ड्रग देनी है, तो आप उसको क्या एडवाइस करते हो? वर्मॉक्स। ठीक है, वर्मॉक्स बहुत कॉमनली दी जाती है, छोटा सा सिरप होता है जो आप पेशेंट को एडवाइस करते हो कि आपने कोई भी शुगर वाली चीज बच्चे को देकर ये दवाई दे देनी है। ठीक है, वैसे इसका कोर्स 3 डेज का कोर्स होता है, छोटा सा सिरप होता है जिसको पिला देना होता है। ठीक है, उससे होता क्या है, जब वो कोई शुगर वाली चीज खाएगा, मीठी चीज खाएगा, तो सारे जो वर्म्स होते हैं वो जीआई ट्रैक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और ड्रग का जो एक्शन होता है वर्म से वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग? इनहिबिट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू ऑटोलिसिस एंड डेथ ऑफ पैरासिटिक वर्म्स। और जब डेथ हो जाती है उनकी जीआईटी में, तो वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन वर्म पे क्या है? ये डिसलॉज कर देती है वर्म को, क्योंकि वर्म्स क्या होते हैं, जीआईटी ट्रैक के साथ चिपके होते हैं। ठीक है, तो ये डिसलॉज कर देती है वर्म्स को, और इन दिस वे क्या वर्म्स जो है वो एक्सपेल्ड आउट करवा दिए जाते हैं फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। ठीक है, ये सारा वही सेम इसके इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक। एंड मेबेंडाजोल जो है उसके साइड इफेक्ट्स हैं डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड टिश्यू नेक्रोसिस।
ओके, नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपने जब भी एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है, एंटी प्रोटोजोल्स या एंटी हेलमिंथ्स, ठीक है, इस सबसे पहले आपने बिफोर बिगनिंग द थेरेपी व्हाट इज द मेन थिंग, यू हैव टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलर्जी हिस्ट्री आपने लेनी है, और आपने थॉरो पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को किसी किस्म का कोई ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, उसको किस ड्रग से एलर्जी है, ठीक है, उस कोई मेडिकेशन वो ऑलरेडी यूज तो नहीं कर रहा। दीज आर ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने बेस लाइन वाइटल्स कर लेने हैं पेशेंट के, उसकी पल्स लेनी है आपने, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारा आपने डिटेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने ड्रग उसको स्टार्ट करवानी है, ठीक है। सम एजेंट्स में कॉज यूरिन टू हैव, अब इनमें से कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो यूरिन में जो है वो एक डिफरेंट स्मेल कॉज करते हैं, स्किन में से कुछ ऑर्डर आती है, मेटालिक टेस्ट जो होती है वो फ्लैजिल करती है, ठीक है। इसी तरह से तो पेशेंट को आपने वार्न कर देना है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स जब भी आपने यूज करवानी है मेक श्योर कर लेना है पहले। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज असेस फॉर प्रेजेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि मलेरिया के सिम्टम्स वाला जो पेशेंट होते हैं वो जब आपके पास आएंगे वो किस सिम्टम के साथ आएंगे, फीवर विद शिवरिंग के साथ, ठीक है, तो आप उन्हें फौरन डायग्नोज कर लोगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि फीवर किस तरह से पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मेनिंजाइटिस का पेशेंट होता है वो किस तरह प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोरोना का पेशेंट होगा वो फीवर के साथ और क्या उसके सिम्टम्स आएंगे, अगर सोर थ्रोट का पेशेंट होगा वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, टाइफाइड का पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, और इसी तरह से मलेरियल जो पैरासाइट वाला पेशेंट होगा, ठीक है। अब मेनिंजाइटिस में आपको क्या बताया था कि पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है, नेक रिजिडिटी होती है, उसको वॉमिटिंग होती है, हेडेक होती है, ठीक है। दिस इज द मेन 4 पॉइंट्स, ठीक है, टू डायग्नोज ऑन द हिस्ट्री। जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो तो आप लेटर ऑन करवा लेते हैं, बट एट द स्पॉट जो डायग्नोसिस होता है डॉक्टर जो करता है वो सिम्टम्स जब पेशेंट बताता है तो आप फौरन डायग्नोस कर लेते हो, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर सोर थ्रोट के साथ कोई पेशेंट आया है, ठीक है, और वो आपको हिस्ट्री दे रहा है तो उसको समटाइम्स फीवर होता है, वो कॉफ कर रहा होगा, या ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है अगर, तो फीवर के साथ उसको प्रोडक्टिव कफ होगी, उसका वेट लॉस होगा, ठीक है, अगर वो आपके पास 1-2 महीने के बाद आया है, ठीक है। सोर थ्रोट के पेशेंट जो होगा वो आपको ये भी बता सकता है कि उसको टॉन्सिलाइटिस का मसला है और उसको नेक में स्वेलिंग्स हो सकती हैं ड्यू टू इनलार्ज टॉन्सिल्स, ठीक है, अलॉन्ग विद फीवर, ठीक है। और एक बैड ऑर्डर होती है जो उसके माउथ से जो है वो एक बैड ऑर्डर आ रही होती है जब इन्फ्लेम्ड होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। इसके अलावा जो कोरोना के पेशेंट्स होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ आते हैं, फीवर के साथ आते हैं, सिवियर बॉडी पेन्स के साथ आते हैं, ठीक है, और कफ होती है उनको बहुत ज्यादा, ठीक है। और समटाइम्स ये होता है कि इस तरह के सिम्टम्स अगर नहीं भी होते, ये सिम्टोमेटिक एरियर्स होते हैं, तो चेस्ट एक्सरे करवाने पे उनके चेस्ट में पैचेस मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और मलेरिया का जो पेशेंट होगा वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, फीवर एंड चिल्स, ठीक है, फीवर एंड चिल्स के साथ, और ये पेशेंट्स आप फॉरन एट द स्पॉट डायग्नोज कर लेते हो। हमारे कंट्री में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस एक्सपेंसिव होने की वजह से पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती, हम मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट नहीं करवाते, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को एंटी मलेरियल्स एडवाइस कर देते हैं, बट वही बात है जब भी आपने एंटी मलेरियल्स, एंटी प्रोटोजोल्स या एंटी हेलमिंथ्स देनी है तो आपने उससे पहले पेशेंट का कंप्लीट वाइटल्स ले लेनी है, उसकी हिस्ट्री ले लेनी है, उसकी एलर्जी हिस्ट्री पूछ लेनी है, ठीक है। तो ये सब आपने बिफोर हैंड उसका पूछ के तो फिर आपने स्टार्ट करवाना है, ओके। व्हेन यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस, एंटी मलेरियल्स को जब आप प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज करवाते हैं तो दीज एजेंट्स शुड बी स्टार्टेड 2 वीक्स बिफोर पोटेंशियल एक्सपोजर टू मलेरिया, ठीक है। यानी कि जब आपने आपको पता है कि इस पेशेंट को एक्सपोजर हो सकता है अगर वो किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करने जा रहा है जहाँ पे मलेरिया जो है वो बहुत ज्यादा कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, तो आप 2 वीक्स बिफोर उसको मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग्स इस्तेमाल करवा सकते हैं, एंड फॉर 8 वीक्स आफ्टर लीविंग द एरिया। मेडिकेशंस आर टेकन वीकली विद 8 ounces of water, ठीक है। Another important thing is instruct patient to notify physicians immediately if ringing in the ears, hearing decrease, visual difficulties, nausea, vomiting, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ आप पेशेंट को कह सकती है कि आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करो, ठीक है। साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी
ये नहीं है कि एंटी प्रोटोजोल, एंटी हेलमिन्थ, एंटी मलेरियल्स में ही साइड इफेक्ट्स को पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए आपने कहना है। कोई भी ड्रग, जितनी हमने अभी तक ड्रग्स पढ़ी हैं, आपने देखा है कि हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, और ये आपको बीइंग अ डॉक्टर पता होगा कि किस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब जैसे एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स का क्या साइड इफेक्ट होता है कि एथम्ब्यूटॉल, जब उसको आई की चेंजेस आएंगी तो आप स्टॉप कर देते हो। लिवर की चेंजेस आती हैं तो आपने कौन सी स्टॉप करनी है, अगर उसको जो है वो स्वेटिंग में उसके कलरफुल वो आ रहा है, स्वेट आ रहा है, या ऑरेंज कलर का स्वेट है, या टीयर्स में कलर आ रहा है, तो वो आपने उसको क्या करना है, पेशेंट को काउंसिल करना है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स जो भी होते हैं पेशेंट को आप पहले ही बताते हैं। जब भी आप कोई भी ड्रग पेशेंट को एडवाइस करते हो, उसके साइड इफेक्ट्स को आपने पेशेंट को मेक श्योर करना होता है कि इसके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर तो आपको इसके माइनर साइड इफेक्ट्स हैं तो इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू द ड्रग, और अगर बहुत ज्यादा सिवियर साइड इफेक्ट्स हैं तो आपने उसको स्टॉप कर देना ड्रग को, ठीक है। समझ आ गई सबको? यस मैम। अच्छा, अब जो आपका नेक्स्ट सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है उसमें एक तो मैं एंटी फंगल हम लोगों ने ऐड की थी, एक आप ये वाला लेक्चर ऐड कर लें उसमें, ठीक है। समझ आ गई? यस मैम। ठीक है ना। एक तो जो एंटी फंगल उसमें ऐड की थी नेक्स्ट सिनेरियो बेस्ड एग्जाम में, और दूसरा जो हमने लेक्चर अब ऐड कर लिया है दैट आर एंटी मलेरियल्स, एंटी प्रोटोजोल्स एंड एंटी हेलमिन्थ्स। और इससे रिलेटेड जो भी सिनेरियो बेस्ड एग्जाम वो बन सकते हैं क्वेश्चंस, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, मैम इसमें भी प्रेजेंटेशन की 5 बात कर लेक्चर्स? जी, इसमें भी 5 लेक्चर्स ही होंगे, ठीक है। अभी मैंने नेक्स्ट आपको पढ़ाने हैं, एक तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं जो कि एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं, और एक है आई थिंक एंटी वायरल ड्रग्स हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो दो भी शामिल कर सकती हूँ मैं उसके अंदर। उसके अलावा एक और ऐड कर लेंगे, 5 लेक्चर्स होंगे, ठीक है मैम बस जी 2 जी। लेक्चर्स रह गए इसके बाद। हाँ जी, 2 रह गए। हाँ जी, बताएं। मैम आपने जब हमारा एक सिनेरियो बेसिक फाइनल एग्जाम लेना ही है तो आप ये सेकंड क्विज रहने दें। नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप 2-2 दे दोगे। अगर मैं चूज द बेस्ट 1 भी कर लेती तो परसेंटेज अच्छी हो जाएगी, हम और बेस्ट आपकी वन चूज प्रैक्टिस भी कर हो लें, फिर हम जाएगी। दूसरा ना भी दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो आपने देना होगा। वो अभी मैंने चूज द बेस्ट 1 का कहा नहीं है, हो सकता है। मैम बेसिकली बच्चों मेरी बात सेकंड सुनो, वाला ये क्विज, हाँ जी बताएं। मैम सेकंड क्विज कब है? सेकंड क्विज की डेट मैं आपके साथ डिसाइड कर लूंगी, पहले आप लोग फारिग हो जाएं। जितनी आपकी अपकमिंग असेसमेंट्स हैं जनवरी में फर्स्ट नहीं तो सेकंड वीक में रख लूंगी, ठीक है। मैम मगर आपने जो उसकी परसेंटेज इतना मेहनत करनी पड़ती है और आपने इसकी परसेंटेज सिर्फ 7.5% रखी थी। कितनी रख दूं? 100% रख दूं? मैम 20% कर दें एटलीस्ट, या 15 तो कर दें। अब ये डिवाइड की हुई है ना परसेंटेज, इसी तरह से प्रेजेंटेशंस की भी मार्क्स हैं, मैम क्लास देखिए आपने पार्टिसिपेशन कहा का आपका आपने पहले 2 ही क्विज आपने लेने, कर दिया। जी आपने जी। कहा 2, देखिए हमने 2 क्विज पहले भी दिए हैं, वो एक आपने आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो आपसे डाटा लॉस्ट हो गया, उसके बाद बच्चों हमने मेरी दोबारा से बात क्विज सुनो, लिया, मेरी बात सुनो। वो भी क्लास एक्सेप्ट नहीं हो रहा। पार्टिसिपेशन में आपके वो दोनों क्विज जो हैं वो मार्क हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्लास पार्टिसिपेशन के, उसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अभी जो आप एम्फेसाइज करो वो, अब देखो मेरी बात सुनो, जो क्विजेस थे वो जो है वो हम लोगों ने असेसमेंट्स में शामिल करने ही नहीं थे। अगर देखा जाए तो आपका जो रिवाइज असेसमेंट प्लान बना है आपको सब टीचर्स ने बता दिया होगा। अगर मैं चाहूं तो मैं उसको बिल्कुल उसमें ऐड ना करूं, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स अलग से रखूं। मैम हम तो क्लास से पार्टिसिपेट करते हैं, आप अलग से भी चाहे रख लें। नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ ना कि आपके, मैंने वो इस तरह से नहीं किया कि वो बस लॉस हो गया आपने जो किया था उस अटेम्प्ट और वो बट खत्म मैम हो एक गया, ऐसा क्विज की नहीं है। परसेंटेज आप 7.5% ना रखें ना, इतना मेहनत लगती है, 4 तो हफ्ता बच्चे पूरा मेरी उसको याद बात सुनो, करने में लग आप जाता है। लोगों ने मेहनत करनी नहीं है फाइनल के लिए। अगर आपकी तैयारी हो जाएगी तो क्या बुरा है, मुझे बताओ। बट ये मैम आपकी फाइनल परसेंटेज की तैयारी इंक्रीज के कर लिए दें, कह मैं रही ये हूँ। नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें मेहनत नहीं करनी है या करनी है, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज इंक्रीज कर दें। 7.5% एक क्विज के लिए 10% भी नहीं है वो तो। 10% के रख दूं ये सिनेरियो बेस्ड एग्जाम? यस मैम 10% तो एटलीस्ट रखते हैं। असाइनमेंट्स के बिना हम लोग कम कर लेते हैं, यही होगा, ठीक है। फिर मैम असाइनमेंट कितने परसेंट की हो जाएगी?
देखो मैंने जो डिवीजन की थी वो किस तरह से की हुई है। 5% क्लास पार्टिसिपेशन है, 15% जो है वो ये सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्स हैं, 25% हो गया, और असाइनमेंट के आई थिंक नहीं 20% हो गया असाइनमेंट का, 10% था और 10% प्रेजेंटेशन के थे। प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, मैं आपको टॉपिक असाइन कर दूंगी। ठीक है चलो मैं इसको देखती हूँ। ठीक है मैं ये कर दूंगी। अगर तो मुझे लगा कि इसको चेंज करने की जरूरत है तो ठीक है। ठीक है अपनी जो बाकी भी फार्मा 2 की फैकल्टी है उनके साथ डिस्कस करके, अदरवाइज आप लोग अपने माइंड में रखें कि एक सिनेरियो बेस्ड एग्जाम और होगा। ठीक है और ये मेरी बात सुनो, ये ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों पे कोई बर्डन डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और फाइनल तो एक अलग चीज है ना, वो तो 60% का आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। वो अगर आप ऑन कैंपस भी आते तो आप रिटन फॉर्म में वहां पे देते, ठीक है ऑन कैंपस देते एग्जाम फाइनल का। लेकिन बात ये है यहाँ पे कि आपको ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करवाने के लिए मैं बार बार आपकी असाइनमेंट, अब आप अगर ये सोचते हो तो मुझे भी तो एक एग्जाम बनाने में कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है। आपको पता है सिनेरियो बेस्ड एग्जाम बनाना कितना टफ है, कि वो इतना इजी नहीं है कि आप फौरन से उसको बना लेते हो। ठीक है वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना मुश्किल है। ठीक है और हालांकि मैं हर चीज आपको साथ साथ बताती हूँ। मैम सेशनल में ऐसे भी तो नहीं होता ना कि सिर्फ वाई वाई लें 25% का 30% का, टीचर्स ऐसे ही कर रहे हैं। क्या कह रहे हो आप? वाइवा 40% का है फाइनल में। मैम वाइवा देना ज्यादा मुश्किल होता है। बच्चे वाइवा देना क्यों मुश्किल है? मेरा ख्याल है वो सबसे इजी होता है। मैम वाइवा के अंदर ये होता है आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। अब इतने ज्यादा सिलेबस में से कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि जो एकदम याद नहीं आता, तो वो अगर नहीं तो बताते आप तो लोगों ने कितना टाइम लेना होता है सोचने का? मैं आपको दे दूंगी, सोच लेना बैठ के आराम से। ऑलरेडी भी और असेसमेंट चल रही होती हैं, टीचर सिर्फ अपनी वो अपलोड कर देते हैं कि आपने ये करना है बस। यस और कुछ मैम नहीं। इस और हम हफ्ते में हमारे 25% के वाइवास नहीं। भी हैं, फाइनल पेपर भी है, असाइनमेंट्स भी हैं। मैम 31 को हमारा रिटर्न एग्जाम फाइनल है पैथो का। उसके बाद 4 से 10 जनवरी तक उन्होंने वाइवा की डेट दे दी बच्चों है मेरी क्योंकि उन्होंने बात सुनो, लीव पे जाना है। पैथो का फाइनल अभी हो रहा है? ये कौन सी टीचर है यस वो? मैम, मैम जुनैरा ने लीव पे जाना है तो उनका वाइवा भी जल्दी हो रहा है और एग्जाम भी 31 को है और 4 से 10 तक उन्होंने वाइवा की डेट दे दी है। चलो बच्चों मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिनेरियो बेस्ड को उसके भी बाद में रख लूं, बट मैं सिर्फ आपका ये चाहती हूँ कि प्रिपेयर हो जाए कोर्स। ठीक है और दूसरा जो मैम आप ले लें लेकिन 10th जनवरी के बाद ले लें फिर, क्योंकि अभी चले बहुत ठीक है ज्यादा कोई नहीं, एग्जाम्स हैं। ठीक है कोई पेशेंट बात सेफ्टी नहीं, का भी इट्स है, ओके। एससीपी का भी है। थैंक यू नहीं वो मैम। आप लोग वो दे दो, इट्स ओके। ठीक है अगर मैं कोई चीज इसके दरमियान में रखूंगी तो मैं प्रेजेंटेशन का टॉपिक आपको असाइन कर दूंगी कोई। ठीक है और वो आप प्रिपेयर करके तो आप एक वीडियो असाइनमेंट के तौर पे, जब वीडियो प्रेजेंटेशन के तौर पे आप मुझे वो सबमिट करवाओ ताकि मैं तब तक आपकी वो चेक कर लूँ। ठीक है मैम जो वीडियो प्रेजेंटेशन है आप वो टॉपिक हमें असाइन कर दें ताकि हम साथ साथ उसकी भी वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। मैम वो भी जनवरी में दे दें प्लीज। अच्छा Yes, बच्चों ma'am. आपने अच्छा ठीक है मैं इस तरह से करती हूँ, मैं ये आपको मेल कर देती हूँ। अभी मैं दूसरे बैच के साथ भी डिसाइड कर लूँ ठीक है कि किस तरह से वो मैंने डेट डिसाइड करनी है, वो मैं आपको बता दूंगी। उसके लिए आपके पास टाइम होगा, तकरीबन 2 वीक्स होंगे। आप आराम से उसको करें, प्रिपेयर करें और फिर एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मुझे सेंड कर दें। ठीक है ना मैम आप असाइंड अभी कर देना, फिर हमें टाइम दे दीजिएगा। टॉपिक बच्चों हमें मैं जल्द ये हमारा सोच रही हूँ बनाना। एक ऐसा टॉपिक आपको दूं कि जो कि ना आपके, वैसे तो सारे कवर हो गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा एंटी ट्यूबरकुलस भी हो गया पिछले सिनेरियो बेस में। चलें आप फिर इस तरह से करें कि जो आपका प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ना वो आप कर लो एंटी मलेरियल्स। ठीक है यस मैम ये इजी है। सिर्फ एंटी मलेरियल्स, सिर्फ एंटी मलेरियल्स, इसमें कोई एंटी प्रोटोजोल्स नहीं होंगी। इस टॉपिक का आप समझ लो कि जो फर्स्ट हाफ है। ठीक है अब जो फर्स्ट हाफ है ना उसमें ये नहीं है कि वो फर्स्ट हाफ ही है, उसमें ये लास्ट वाला पोर्शन भी है जिसमें एंटी मलेरियल्स के बारे में बताया गया है कि प्रोफाइलेक्टिकली उसको कैसे दिया जाता है एंड व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स कि जिसके बाद आप एडवाइस करते हो। ठीक है कि आप किस तरह मैम पेशेंट हमने स्लाइड्स भी बनानी है खुद के, आपकी स्लाइड्स ही यूज करेंगे? नहीं मेरी ना करें प्लीज, आप खुद बनाएं और कोशिश ये करें कि आपकी स्लाइड्स पे ना ज्यादा रिटन फॉर्म में ना हो,
अगर उसमें आप डायग्राम्स डाल देते हैं, जैसे मैंने आपको 4 बताए हैं ना स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ये जो मलेरिया है, ठीक है, जो मलेरिया के पैरासाइट है, उसकी अगर आप डायग्राम्स डाल देते हो, फिर आप उसका जो साइकिल्स हैं, लाइफ साइकिल्स, ठीक है, ये सेक्सुअल साइकिल है, फिर आप अगर एरिथ्रोसाइटिक और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज एक पिक्चर कोई नेट से लेके वो डाल देते हो, और एक्सप्लेन आप खुद कर रहे हो बट स्लाइड पे सिर्फ जस्ट वो हो, पिक्चर हो, ठीक है, इट्स बेटर। मींस कि अगर हम आप एक रिटन फॉर्म में तैयार कर लो उसको, ठीक है, लेक्चर से आप रिटन फॉर्म में तैयार कर लो असाइनमेंट, लेकिन आपने प्रेजेंट इस तरह से करना है, इट्स बेटर कि अगर आप पिक्चर्स को डिस्क्राइब करो, ठीक है, समझ आ गई? और मैम अगर हमने जूम पे बना के आपको लिंक सेंड करना है? हाँ जी, ठीक है। और मैम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? 5 to 7 मिनट्स की हो। बच्चों मेरी बात सुनो, जूम पे वैसे लिंक सेंड करने से बेहतर है कि आप लोग इस तरह क्यों नहीं करते कि आप एक वीडियो प्रेजेंटेशन, एक वीडियो बनाओ और आप मुझे, नहीं वैसे जूम वाला ठीक है, उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं ना, आप स्क्रीन शेयर भी कर लोगे, ठीक है, ठीक है। यस मैम, क्योंकि ऐसे भी स्लाइड्स कर भी तो सकते शेयर हैं, करनी वीडियो है। प्रेजेंटेशन बना के आपको मेल कर दें। हाँ लिंक सेंड करोगे ना, ड्राइव में सेव करके फिर मैम लिंक उसमें भेज हमारा देंगे। कैमरा और होना कंपलसरी है कि नहीं? भेज देंगे ना। बच्चे कैमरा अगर ऑन होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे तो स्लाइड्स चल रही होंगी ना? यस यस मैम। मैम, स्लाइड्स चल रही होंगी, हम उसको मैम साइड पे एक्सप्लेन कैमरा करेंगे, भी मतलब आता है ना ऑडियो वैसे। ही होगी। कर लो, कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। मैम अगर कैमरा ऑन नहीं है तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन होनी अच्छी वेल प्रिपेयर्ड चाहिए, ठीक है। और कैमरा वैसे ऑन कर लो, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट को देखकर फिर ही मार्क्स लगाऊंगी, इट्स बेटर कि कैमरा ऑन कर लो, ओके मैम। ठीक है, ताकि मुझे हर बच्चे का पता हो, और वाइवा में भी फिर आपसे जाहिर मैम है कितने ग्रुप मेंबर होने चाहिए? कोई ग्रुप मेंबर नहीं, इंडिविजुअली भेजना है। मैम अपनी इसकी डेट जनवरी तक होगी ना? 15 जनवरी। ओके ओके ठीक है, मैम। अच्छी से प्रिपेयर करें। आपको मैं एक और बात ये बता रही थी कि एंड पे ये एंटी मलेरियल एजेंट्स की इम्प्लीकेशंस हैं कि हाउ यू प्रिस्क्राइब दिस ड्रग, ठीक है, उसके क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हर एक की है वैसे तो कलेक्टिवली, बट ये उसमें भी आएंगी एंटी मलेरियल्स में, ठीक है। तो एक कंप्लीट आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लेनी है कि बिफोर बिगनिंग द थेरेपी आप किस तरह से हिस्ट्री लेते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस मैम इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। एंटी हेलमिंथ्स और ये एंटी प्रोटोजोल्स का भी बताएंगे? नहीं, ओनली एंटी मलेरियल्स, ठीक है। ओके मैम। ओके जी, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।